गांव के सरपंच के इकलौते बेटे को गांव की ही एक लड़की से प्यार हो जाता है और जब उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है तो वो ये वाली बात जो है अपनी माँ को जाके बताता है कि माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ का इकलौता बेटा था। माँ उससे पूछती है कि बेटा तुझे किससे प्यार हुआ है, उसके पिता का नाम क्या है। अब ये लड़का उस लड़की का नाम बताता है और उसके पिता का नाम बताता है। अब जैसे ही उस लड़की का नाम और उसके पिता का नाम सामने आता है तो इसकी माँ इससे साफ कह देती है कि बेटा इस लड़की से तेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लड़की जो है हमारे गांव की है और हमारे समाज की ही है। एक तरह से मानो तो ये तुम्हारी दूर की बहन लगती है, इसीलिए तुम इससे शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़का जो है मानता नहीं है, अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, मैं तो इसी से शादी करूँगा। इसकी माँ इससे साफ मना करती है, लेकिन ये अपनी माँ की बात नहीं मानता। अब इसकी माँ इससे कहती है कि देख, अगर तू मेरी बात मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये वाली बात तेरे पापा से जाके कह दूंगी। और देख तेरे पापा का गुस्सा कितना ज़्यादा तेज है, तुझे तो पता ही है। अब बता इस लड़की से दूर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये लड़का साफ कह देता है कि नहीं, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या होता है दोस्तों, इसकी माँ इसके पिता से जाके ये वाली बात बता देती है कि आपका बेटा उस लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया है और जिद कर रहा है कि उसी से शादी करेगा। अब बताइए, हम गांव के सरपंच हैं, पूरा गांव हमारे ऊपर विश्वास करता है, हमारा सम्मान करता है, और कल को किसी को ये वाली बात पता चल गई कि सरपंच का बेटा उस लड़की से प्यार करता है तो हमारी कितनी बदनामी होगी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, दोनों माता पिता फैसला लेते हैं इस लड़के को गांव से कहीं दूर भेजने का, ताकि ये लड़का उस लड़की के प्यार के चक्कर से दूर हो जाए। इसीलिए इसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है, ताकि ये वहाँ पे पढ़ लिख के आ सके, अपना नाम कमा सके, कुछ पैसे बना सके, बिजनेस सीख के आ सके, कुछ अच्छा कर सके। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इस लड़के को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड चला जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही पूरे 2 साल बाद गांव में एक हत्या हो जाती है, एक कत्ल हो जाता है। अब पुलिस कत्ल का खुलासा करने में लगती है, तो कत्ल का खुलासा होते ही एक नई कहानी सामने आती है। और जो नई कहानी सामने आती है दोस्तों, उसे गांव वाले जब सुनते हैं तो वो सभी चौंक जाते हैं कि आखिर इस कत्ल की ये वजह भी हो सकती है। दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, इसीलिए इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले से। और यमुनानगर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है सठौरा, और सठौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है श्यामपुर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का समय होता है। गाँव के सरपंच हैं जिनका नाम है जसवीर सिंह, उनकी पत्नी का नाम है बलजिंदर कौर, जिनकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। रात को लगभग 9 बजे के आसपास का समय होता है। सरपंच जो है अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, उनकी पत्नी भी घर का सारा काम करके आराम करने जा रही होती हैं। लेकिन उनका रात का रोजाना का नियम था कि वो रात के समय पे जो उनके पशुशाला है वहाँ पे जाके देख के आएँ कि सारे पशु ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, उनने चारा चर लिया या नहीं चर लिया, उनका रोजाना का काम था। अब 24 दिसंबर 2025 की रात को भी वो अपने पशुओं को देखने के लिए जाती हैं। रात को लगभग 9 बजे के आसपास का समय था। अब वो जब पशुओं को देखने जाती हैं, वो जाती तो हैं लेकिन वापस नहीं आती। अब सरपंच साहब अपने कमरे में बैठे होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि उनकी पत्नी आ रही होंगी, लेकिन वो आती नहीं है। 15-20 मिनट का समय गुजर जाता है। अब सरपंच जी अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं बलजिंदर कौर को, लेकिन कोई रिप्लाई भी नहीं आता पशुशाला में से। इसीलिए क्या होता है, लगभग आधे घंटे का समय बीत जाता है। अब जो जसवीर सिंह हैं गांव के सरपंच, वो अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए उसी पशुशाला में चले जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें उनकी पत्नी कहीं नहीं दिखती। वो आवाज़ देते देते अंदर तक चले जाते हैं, और जब वो अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख के उनके मुँह से चीख निकल जाती है। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, जो उनकी पत्नी है बलजिंदर कौर, वो जो है जानवरों के लिए जो पानी का हौद बना होता है उसमें मुंह के बल पड़ी हुई थी। उनके पैर तो बाहर थे, बल्कि और जो पूरा शरीर है वो टंकी के अंदर था, पानी में डूबा हुआ था।
अब जैसे ही वो ये वाला नज़ारा देखते हैं उनके मुंह से चीख निकल जाती है, वो भागे भागे जाते हैं, अपनी पत्नी को उस हौद में से बाहर निकालते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू करते हैं। अब जब सरपंच साहब ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे होते हैं तो उनके घर में और आसपास के लोग जो हैं उन तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। वो भागे भागे आते हैं और जब वहाँ पे भागे भागे आके देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी पत्नी बलजिंदर कौर जो है पानी में फिसलने की वजह से उनका मुंह अंदर गिर गया, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाए, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब उन्हें तत्काल में क्या किया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल उनको लेके जाया जाता है, डॉक्टर उनको चेक करते हैं और जब उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि बलजिंदर कौर जो कि सरपंच जी की पत्नी हैं वो मर चुकी हैं। अब ये वाली बात उनको बताया जाता है गांव वालों को। अब जब गांव वालों को बताया जाता है तो गांव वाले बेचारे बड़े परेशान, सरपंच साहब भी वहीं पे रोने लगते हैं कि उनकी पत्नी खत्म हो गई। अब दोस्तों होता क्या है, जिस समय पे वो डॉक्टर बलजिंदर कौर को चेक कर रहा था कि वो जिंदा है या नहीं, उस समय पे उस डॉक्टर ने जो है बलजिंदर कौर के शरीर पे कुछ निशान देखे थे, जिसमें माथे पे चोट का निशान था, गले पे चोट का निशान था, हाथ की चूड़ियाँ जो थी वो टूटी हुई थी। अब इस सारी चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि बलजिंदर कौर के साथ में किसी की हाथापाई हुई है, हाथापाई के बाद ही इनकी मौत हुई है। लेकिन देखने में ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो टंकी में डूब के उनकी मौत हुई है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, वो सीधे पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि श्यामपुर गांव के जो सरपंच हैं उनकी पत्नी की अभी बॉडी आई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उनका किसी के साथ में हाथापाई हुई होगी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो टंकी में डूबने की वजह से उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जो सरपंच हैं वो भी क्या करते हैं, जिस जगह पे उनकी पत्नी की लाश उन्हें पाई थी वहाँ पे जाके ध्यान से देखते हैं। वहाँ पे चूड़ियों के निशान, यानी कि जो चूड़ी टूट गई थी वो पड़ी हुई थी। और होता क्या है, जो जानवरों के लिए गौशाला वगैरह जो होती है वहाँ पे गोबर वगैरह पड़ा रहता है, मिट्टी होती है, तो वहाँ पे साफ दिख रहा था कि किसी के जूतों के निशान हैं, यानी कि कोई आया गया है और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बाहरी यहाँ पे आया है, भारी आदमी, और उसने बलजिंदर कौर के साथ में हाथापाई की है या कुछ भी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, उसके बाद ही बलजिंदर कौर की मौत हुई है। लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए मामला दर्ज करवा दिया जाता है अज्ञात में। अज्ञात में ऐसे करवा दिया जाता है कि शायद इनका एक्सीडेंट हो गया है या फिर इनको मारा गया है, ये अभी कोई कंफर्म नहीं था। अब होता क्या है, ये बात थी 24 दिसंबर 2025 की रात की। अब तारीख आती है 25 दिसंबर 2025। 25 दिसंबर को क्या है, बलजिंदर कौर का पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद उनकी लाश जो है उनके परिवार वालों के सुपुर्द कर दी जाती है। अब एक चीज़ सामने आती है, बलजिंदर कौर का इकलौता एक बेटा है जिसका नाम है गोमित राठी, और गोमित राठी जो है वो इंग्लैंड में है इस समय पे, वो वहाँ पे रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इकलौता बेटा है। अब बलजिंदर कौर, उसकी माँ मर चुकी है, इसीलिए गांव वाले ये वाली बात तय करते हैं कि बलजिंदर कौर को जो मुखाग्नि जो देगा वो उनका इकलौता बेटा गोमित ही देगा, चाहे वो 1 दिन में आए, चाहे 2 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, उतने दिन तक हम इसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि माँ का इकलौता बेटा है और वही उसके आखिरी दर्शन नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या रहा। इसीलिए इंतज़ार किया जाता है। और 25 दिसंबर 2025 को गोमित को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी माँ की ऐसे ऐसे करके मौत हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। अब गोमित कहता है कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं 24 घंटे में ही आ जाऊँगा। इसीलिए गोमित क्या है, वहाँ से तैयारी करता है लंदन से, और जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 26 दिसंबर 2025 को क्या होता है, गोमित को लेने के लिए उसके परिवार के लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लंदन से फ्लाइट वहीं पे आती है। अब गोमित के परिवार के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गोमित एयरपोर्ट से आता है, इसके बाद वो अपने घर पे जाता है, वो अपनी माँ को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है विधि विधान के साथ। अब सब कुछ हो जाता है, लेकिन गांव वालों के मन में एक चीज़ थी, वो ये थी कि जो बलजिंदर कौर है वो ऐसे नहीं मर सकती। लग रहा था कि शायद किसी ने उसको मारा है। इसीलिए क्या होता है, वहाँ की एक विधायक है जिनका नाम है रेनू बाला, जो सरपंच साहब हैं, वो विधायक जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं
कि हम ये चाहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल हो, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में इतनी जांच पड़ताल की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप हमें एक बार एसपी साहब से मिलवा दें और वो इस मामले की जांच पड़ताल करवाएं कि आखिर जो उनकी पत्नी है उनकी मौत कैसे हुई है। उच्च स्तरीय जांच करवाएं, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी मिले, लेकिन यह है कि हमारे मन में शांति आ जाएगी कि भाई हमारी पत्नी मरी तो कैसे मरी। बलजिंदर कौर के परिवार वाले भी थे इसमें, और जो उनका पति है सरपंच, उनने भी ये वाली बात बोली थी। इसीलिए एमएलए जो क्या है उन्हें एसपी साहब से मिलवा देती है। एसपी साहब से जाके वो कहते हैं कि सर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाइए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद उस दिन कुछ हुआ है और उसी की वजह से मेरी पत्नी मारी गई है। इसके बाद क्या होता है, एसपी साहब जो हैं एक एसआईटी गठित कर देते हैं। उसमें कई बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और वो सब जो है अपना काम करने लग जाते हैं। अब यहाँ से बलजिंदर कौर की जो हत्या है, चाहे एक्सीडेंट है, उसके बारे में जानकारी लेना चालू हो जाता है। सबसे पहले पुलिस वाले क्या करते हैं, जो डंप डाटा है, उस एरिया में कितने मोबाइल घूम रहे थे, कितने नए मोबाइल आए थे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बात हुई थी, ये सारी जानकारी ली जाती है। अब पता चलता है कि वहाँ पे तो हज़ारों मोबाइल हैं। अब हज़ारों मोबाइल में से कैसे जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके बाद में आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की जाती है। बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन चाहे डंप डाटा हो, चाहे सीसीटीवी की फुटेज हो, किसी से कोई भी चीज़ पुलिस के हाथ में लगी नहीं। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जो सरपंच है और उनकी पत्नी है, उनके बीच में रिश्ता कैसा है, ये जानकारी लेते हैं। गांव के बच्चों से भी पूछते हैं कि भाई इनकी किसी से लड़ाई तो नहीं। लोगों से जानकारी ली जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं सरपंच साहब की किसी से लड़ाई हो, किसी ने बदला लेने के लिए इनकी पत्नी की हत्या कर दी हो, या पत्नी का किसी से व्यवहार गलत हो। तो पता चलता है कि जो सरपंच की पत्नी है बलजिंदर कौर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। गांव में सभी से बहुत ही अच्छी तरह से बात करती हैं और गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, सरपंच साहब की बहुत इज्जत करते हैं। अब ये सारी जगह पे अच्छी चीज़ निकल रही थी, तो उनकी हत्या की किसने, अब ये वाली बात भी सामने आती है। अब जब गांव में पूछा जाता है तो एक चीज़ सामने आती है, और जब एक चीज़ सामने आती है तो पुलिस वाले उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। दरअसल गांव के लोग बताते हैं कि जो सरपंच की पत्नी है वो बहुत अच्छी महिला थी, लेकिन उनकी पूरे गांव में सिर्फ एक ही आदमी से नहीं बनती थी। वो पूछते हैं किस आदमी से, वो है उनका इकलौता बेटा गोमित राठी। उनके बेटे गोमित राठी से बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन गोमित राठी जो है वो लंदन में लेके पढ़ाई कर रहा है, और उनकी माँ की जो है हत्या यहाँ पे हुई है, तो भाई बेटा तो अपनी माँ को मारेगा नहीं। लेकिन ये वाली चीज़ सामने आ गई कि जो सरपंच की पत्नी है बलजिंदर कौर, उनकी अपने बेटे से बनती नहीं थी। अब ये वाली बात जैसे ही सामने आती है तो ये वाली बात उच्च अधिकारियों तक जाती है, और उच्च अधिकारियों के साथ साथ सर्विलांस टीम तक जाती है। तभी क्या होता है, सर्विलांस टीम के एक बड़े अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं कि क्यों ना इनका जो बेटा है इकलौता गोमित राठी, इसके फ़ोन को सर्विलांस में डाला जाए, इसके फ़ोन की डिटेल ली जाए। लेकिन जब ये वाली बात सामने आती है तो वो कहते हैं कि गोमित राठी तो लंदन में रहता है और वो 26 तारीख को आया था, उसने अंतिम संस्कार किया था, उसके फ़ोन की सर्विलांस में डालने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन सर्विलांस के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मन है कि इसके मोबाइल की डिटेल निकाल के देखूं, तब जाके पता चले कि क्या है क्या नहीं। इसीलिए कह दिया जाता है कि ठीक है भाई, तुम सर्विलांस में डाल लो, तुम्हारी मर्जी। अब क्या होता है दोस्तों, अब गोमित राठी के मोबाइल को जो है सर्विलांस पे डाला जाता है। अब गोमित राठी के मोबाइल को जब सर्विलांस पे डाला जाता है तो एक और कहानी सामने आती है। होता क्या था, उसकी माँ की जो मौत है वो 24 दिसंबर 2025 की रात को हुई थी, लगभग 9 बजे के आसपास। लेकिन गोमित राठी का मोबाइल 18 दिसंबर 2025 को ही इंडिया में आ चुका था, यानी कि गोमित राठी 18 दिसंबर 2025 को इंडिया में आ गया था। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि 26 दिसंबर 2025 को गोमित राठी को एयरपोर्ट से उसके घर वाले लेकर आए थे, तो इतने दिन तक गोमित राठी कहाँ था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे जाते हैं गोमित राठी के पास और उसे हिरासत में ले लेते हैं और फिर उसे अपने सामने बैठाते हैं। और फिर जैसे ही उससे पूछा जाता है तो गोमित राठी जो है घबरा जाता है पुलिस वालों को देखकर कि अब तो वो पुलिस के चंगुल में फंस गया, क्योंकि उसका मोबाइल 18 दिसंबर को आ गया, उसकी माँ 24 दिसंबर को मरी और उसने अपने घर वालों को बताया कि वो 26 दिसंबर को इंडिया में आया है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्या किया, क्यों किया, सारी बात बताओ। इसके बाद में जब पुलिस वाले उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं तब जाके वो कहता है कि हाँ,
मैंने ही अपनी माँ की हत्या की है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों की है, तब जाके वो बताता है कि मैं गांव की एक लड़की से प्यार करता था। मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उस लड़की से दूर कर दिया, कह दिया कि गांव की लड़की है, तेरी बहन जैसी है, गांव में किसी भी लड़की से तेरी शादी नहीं करवा सकते, क्योंकि गांव की सारी लड़कियां एक परिवार की तरह हैं, वो हमारी बहन जैसी हैं। और जब मैंने माँ से जिद की तो मुझे इंडिया से लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। ये भी मेरी माँ की ही सोची समझी साजिश थी। और जब मैं अपनी माँ से पैसे मांगता था तो मेरी माँ मुझे पैसे नहीं देती थी। वो कहती थी कि तेरी फीस का खर्चा ही इतना ज़्यादा है, तो तू ऐसा करना, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम जॉब कर ले। बहुत सारे लोग करते हैं, वो बाहर पढ़ते भी हैं और अपना हाथ खर्च के लिए वहाँ पर जॉब भी करते हैं। मेरी माँ ना तो मुझे पैसे देती थी, ना ही उस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती थी, और हर चीज़ पर मुझे टोकती थी। मैं उसी लड़की से प्यार करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे भेज दिया लंदन वहाँ पे पढ़ने के लिए। मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे उसी लड़की से शादी करनी थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी। हर बार मुझे टोकती थी, मुझे कभी जेब खर्ची के लिए पैसे भी नहीं देती थी। मैं वहाँ पे रहता था, बाहर मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, सारे दोस्त एंजॉय किया करते थे। और मेरे पिताजी सीधे साधे, वो कुछ बोलते नहीं थे, जो भी बोलती मेरी माँ बोलती, पिताजी ने कभी कुछ नहीं बोला। इसीलिए मैंने अपनी माँ को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली। इसके बाद गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम है पंकज पुनिया। पंकज पुनिया इसका दोस्त है। इसने उससे फ़ोन पे बात की और इसके बाद इन दोनों ने माँ को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली। होता क्या है, 18 तारीख को जो है इनका बेटा गोमित राठी इंडिया आ जाता है। पंकज पुनिया उसे मिलता है और पंकज पुनिया क्या करता है, उसे लेके करनाल के एक पीजी में छोड़ाता है। वहाँ पे उसका रहना खाना सारी व्यवस्था हो चुकी थी। इसके बाद में इसने प्लानिंग की कि माँ की हत्या कैसे की जाए। उसे पता था कि माँ रोजाना पशुशाला में आती है, शाम के समय पे जानवरों को देखती है, उसके बाद में ही सोने जाती है। इसीलिए 24 दिसंबर 2025 की रात को 8 बजे के आसपास ये पशुशाला में पहुँच जाता है। पंकज पुनिया भी इसके साथ होता है। ये दोनों छुपके बैठ जाते हैं और माँ के आने का इंतज़ार करते हैं। और माँ रोजाना की तरह रात को 9 बजे उस गौशाला में आती है। अब जैसे ही माँ आती है तो ये लोग क्या करते हैं, एक लाठी होती है, उस लाठी को अपनी माँ के सर में मारता है और इसके बाद इसकी माँ जमीन में गिर जाती है और फिर ये पीछे से आके अपनी माँ के गले पे झपट जाता है। अब इसकी माँ इसको पहचानने वाली थी, क्योंकि यही अपनी माँ के गले को दबा रहा था। माँ झटपटा रही थी, इसको दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये माँ के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसी बीच में माँ की चूड़ियाँ भी टूट जाती हैं, उनके गले पे निशान पड़ जाता है और बचाव के चक्कर में उनके सर पे भी निशान पड़ते हैं। और जब इसकी माँ मर जाती है तो ये क्या करता है, अपनी माँ की लाश को टंकी में ऐसे डाल देता है कि मानो इसकी माँ का पैर फिसल गया हो, टंकी में डूबने की वजह से, दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर ये चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। घर वालों का फ़ोन पहुँचता है इसके पास 25 दिसंबर 2025 को, तो ये कहता है कि मैं 24 घंटे के अंदर आ जाऊँगा। और फिर ये क्या करता है, एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है घर वालों से पहले। घर वालों को लगता है कि शायद ये लंदन से आया है, फिर इसको वहाँ से लेके आते हैं। घर पे ये अपनी माँ के सामने रोने का नाटक करता है, अंतिम संस्कार करता है, और इसने हत्या तो कर ही दी थी। अब ये बस इसी इंतजार में था कि लंदन की टिकट इसकी कब बने और कब ये यहाँ से निकले। इसे ये नहीं पता था कि पुलिस वाले इसके मोबाइल को भी सर्विलांस पे डाल देंगे। और पुलिस वालों ने जब इसका मोबाइल सर्विलांस पे डाला तब जाके ये सारा खुलासा सामने आया। और 10 जनवरी 2026 को इस पूरे मामले को पुलिस वालों ने सबके सामने रख दिया। और जब सबके सामने रखा तो गाँव वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि माता पिता का इकलौता बेटा था। माँ ने अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा था ताकि वो वहाँ से पढ़ के आ सके, कुछ सीख कर आ सके और यहाँ पे गांव में आके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन ये लड़का जो है उस लड़की के चक्कर में इतना पागल हो गया कि इसने अपनी माँ की ही हत्या कर दी। सब लोग सोचने पर मजबूर थे कि इकलौता लड़का, इतने लाड़ प्यार से पाल पोस के इसको माता पिता ने इसको बड़ा किया, और आज उसी लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी। दोस्तों, इन दोनों लड़कों को, जो कि गोमित राठी और उसका दोस्त पंकज पुनिया, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना तो नहीं था, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि एक माँ है, उसने माँ की तरह सोचा और अब पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना चाहती थी कि मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ, इसीलिए उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। हर चीज़ अच्छी सोची, लेकिन जो बेटा है उसने अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं सोचा, उसने सोचा अपनी प्रेमिका के लिए। और
प्रेमिका से शादी करने के लिए उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। दोस्तों, बेटे होने चाहिए, सबके होने चाहिए, लेकिन ऐसा बेटा किसी का नहीं होना चाहिए जो कि अपनी माँ की हत्या कर देता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।